ये है फ्रांस का वाइकिंग इंजन, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट। ये फ्रांस का वाइकिंग इंजन है और इसी को कन्वर्ट करके और इंडिया ने विकास इंजन बनाया है। और विकास इंजन आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये विकास इंजन है, देखिए ये इंडिया का विकास इंजन है। तो इसको कन्वर्ट करके यानी वाइकिंग इंजन को कन्वर्ट करके आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या बनाया गया, विकास इंजन। यही विकास इंजन है जिसको आप लोग स्पष्ट तौर पे देख सकते हो, ठीक। और आपको बता दें कि अब मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूंगा, क्या यहीं पे आपको बता देता हूँ कि जो इसमें आप लोग देखे होंगे 800 किलो न्यूटन का ये जो इंजन है, ये कितना थ्रस्ट देता है, लगभग 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है इंजन। कितना, 800 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट जनरेट करता है ये विकास इंजन, ठीक है। आइए लगभग प्लस माइनस 4 डिग्री तक ये गिम्बल कर सकता है। आपको बता दे रहा हूँ ये +-4 डिग्री क्या होता है। जैसे ये इंजन है ना, ये इंजन दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये आप लोग को एक्चुएटर दिख रहा होगा। ये एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएटर के बारे में इसमें बताया भी गया है कि इसमें पिच या एनालॉग कंट्रोल के द्वारा एक्चुएटर लगे हैं। एक्चुएटर का मतलब ये है जो इसको ऐसे ऐसे मतलब कि गिम्बल कराते हैं, ऐसे ऐसे इधर से इधर घुमाते हैं। जो घुमाने के लिए लगाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये एक्चुएटर्स हैं जो आप लोगों को छोटे छोटे दिख रहे होंगे। और आपको बता दें कि ये लगभग इधर 4 डिग्री तक और इधर 4 डिग्री तक, यानी लोगों लगभग +-4 डिग्री तक, यानी प्लस ऊपर 4 डिग्री तक और प्लस नीचे 4 डिग्री तक ये गिम्बल कर सकता है। यानी कि आप लोग ये कोण होता है, कोण में आप लोग देखते होंगे 90 डिग्री का कोण है, फिर उसके बाद सबसे नीचे यानी इतने दूर तक ये लगभग गिम्बल कर सकता है। यानी +-4 डिग्री तक ये गिम्बल कर सकता है। पिच एंड लॉक कंट्रोल द्वारा 2 एक्चुएटर लगे हुए हैं। इसमें कितने एक्चुएटर लगे हैं, कोई पूछेगा आपसे इसमें कितने एक्चुएटर लगे हैं तो आप लोग क्या बताओगे। इसमें कितने एक्चुएटर लगे हैं, 2 एक्चुएटर लगे हैं, याद रखिएगा। और इसमें हॉट कंट्रोल मोटर लगा है। हॉट गैस कंट्रोल रिएक्शन कंट्रोल मोटर क्या होता है आपको मैं बता दूं। हॉट गैस कंट्रोल रिएक्शन कंट्रोल का मतलब है कि इसमें गर्म गैसों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे इसका जो एक्चुएटर होता है, इसके एक्चुएटर को कैसे चलाया जाएगा, वहां पे कोई बिजली तो है नहीं, कोई एक्चुएटर चलाया जाएगा। तो एक्चुएटर चलाने के लिए उसमें हॉट गैसेस को, जैसे हीलियम है, हीलियम जैसे गैसों का प्रयोग होता है। ये हॉट गैसेज हैं और ये गैसेज क्या करते हैं, इसमें इसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट गैस रिएक्शन कंट्रोल मोटर। यानी कि जैसे हॉट गैस, मान लीजिए कि इधर इसको इंजन को इधर उधर मोड़ना है, इस साइड में मोड़ना है इस इंजन को, एक मिनट। अगर इंजन को इस साइड में मोड़ना है तो क्या करेंगे, इधर से जो एक्चुएटर होगा इसी में हीट के हॉट गैसेज आएंगी, और जब हॉट गैसेज आएंगी तो ये क्या करेगा, इसको ढकेलेगा। जब इधर ढकेलेगा तो इधर मुड़ जाएगा इंजन, इधर मुड़ेगा तो ये रॉकेट, मान लीजिए इधर मुड़ेगा तो थ्रस्ट इसका इधर आएगा, और जब इधर थ्रस्ट आएगा तो रॉकेट इधर भागेगा। यानी इधर मुड़ेंगे तो इधर भागेगा, अगर इधर मुड़ेंगे तो इधर भागेगा रॉकेट, ठीक है। ये चीज समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि जो इजेक्टेड हॉट गैसेज डाइवर्ट फ्रॉम द गैस जनरेटर ऑफ विकास इंजन, यानी कि जो इसका विकास इंजन का जो गैस जनरेटर है, यानी यहाँ पे देखिए ये गैस जनरेटर है, ठीक है ना। एक गैस जनरेटर क्या करता है, गैस जो इसकी जो मतलब हॉट गैसेज इसमें से आ रही हैं, उसी हॉट गैसेज से टरबाइन को चलाता है और टरबाइन टर्बो पंप को चलाता है, ठीक है ना। तो उसी हॉट गैसेज को लेके, यानी जो ये हॉट गैसेज आ रही है इसमें से, इसी हॉट गैसेज को लेके ये क्या करता है, इसको चलाता है, किसको, हॉट गैस रिएक्शन कंट्रोल मोटर को, यानी जो इसका एक्चुएटर इसको चलाता है। आप लोग समझिए कि इंजीनियरिंग में, मतलब रॉकेट इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि एक दूसरे से इसको ऐसे बांध दिया जाता है कि एक ही चीज से इतना अधिक काम कर लेते हैं। आप सोचिए आप लोग कि ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या आ रहा है, इसमें फ्यूल आ रहा है, ठीक। मान लीजिए मैं मान रहा हूँ इसमें फ्यूल आ रहा है, ठीक। इसमें फ्यूल आ रहा है तो फ्यूल में से हॉट गैसेज आ रही है, तो हॉट गैसेज को लेके यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ पे जो इसका क्या कहते हैं कि गैस जनरेटर है, गैस जनरेटर क्या कर देता है, टरबाइन को चला देता है। इसके अंदर टरबाइन रहता है और टरबाइन चला देता है, और टरबाइन क्या करता है, टर्बो पंप को चला देता है। यानी ऊपर से गैसें गिर रही हैं, किसके कारण, दबाव के कारण। जैसे कि रॉकेट ऊपर उड़ रहा है तो ऊपर से जब गैसें, मतलब जो इसका फ्यूल आ रहा है, तो फ्यूल आएगा तो बहुत रफ्तार से फ्यूल आएगा, तो उसको क्या कर देगा, इसको ला दे रहा है इस गैस जनरेटर में। और जब गैस जनरेटर में ला दे रहा है तो गैस जनरेटर क्या कर रहा है, इसके अंदर जो टरबाइन है उसको चला दे रहा है। जब टरबाइन को चला दे रहा है तो टरबाइन को चलाने के बाद, टरबाइन जब चल रहा है तो इसी में से क्या कर रहे हैं लोग, इसी में से थोड़ा सा इसे हॉट गैसेज, यानी जो गर्म गैसें निकल रहे हैं इसमें से, थोड़ा सा गर्म गैसों को कहाँ दे दिए, एक्चुएटर में। यानी जो इसका एक्चुएटर यहाँ पे है, एक्चुएटर में दे दिए। और ये देखिए यही जो पतला पतला आप लोगों को रॉड दिख रहा है ना, यही एक्चुएटर है, ठीक। एक्चुएटर में दे दिए तो एक्चुएटर क्या करेगा,
अब हॉट गैसेज है, मान लीजिए जब बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो पाइप टाइप का रहता है, जैसे आप लोग जेसीबी देखे होंगे, जेसीबी में प्रेशर है, प्रेशर उसमें लगाते हैं तो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। उसी प्रेशर को जब लोग नीचे लगाते हैं तो इधर इसको ढकेलता है, ढकेलता है तो ये जो नोजल है इंजन का, ये थोड़ा इस साइड में घूम जाता है, इस साइड में घूम जाता है, इसका थ्रस्ट इधर जाने लगता है। तो देखिए उसी एक ही चीज से तो किया जा रहा है। यानी कि गैस जनरेटर से क्या किया जा रहा है, गैस जनरेटर से उसका जो एक हॉट गैसेज है, हॉट गैसेज को लेके उसके बाद से इसको गिम्बल किया जा रहा है। तो ये था आप लोग का सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज के बारे में और आपको बता दें, इसके इंटर स्टेज में PS2 में दो एलोगेट रॉकेट्स को पॉजिटिव एक्सेलरेशन PS1 और PS2 स्टेज को अलग करने के लिए लगाया गया है। यानी जो PS1 है, आपको मैं थोड़ा सा उस पर लेके चलूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, हाँ ये जो रॉकेट है, ये इस रॉकेट में आप लोग देख रहे होंगे कि ये पहला स्टेज है, राइट, ये सेकंड स्टेज है लाल कलर वाला, ठीक है ना। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, यानी इस स्टेज से इस स्टेज को अलग करने के लिए, देखिए पैरेलल स्टेजिंग होता है, इसमें दो तरह के स्टेजिंग का उपयोग होता है। मैं बता रहा हूँ पैरेलल स्टेजिंग क्या होता है, और बाकी स्टेजिंग के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को, एक मिनट। देखिए दो प्रकार का स्टेजिंग होता है, एक होता है पैरेलल स्टेजिंग, एक होता है रिमूवेबल स्टेजिंग। यानी जो पैरेलल स्टेजिंग का मतलब ये है कि रॉकेट इधर से अलग हुआ और पीछे नीचे चला गया, यानी रॉकेट, ये रॉकेट है, रॉकेट इधर से अलग हुआ है नीचे चला गया, यानी ये स्टेज अलग होकर नीचे गया। एक होता है क्रॉसिंग स्टेजिंग, क्रॉस स्टेजिंग, इसको क्रॉसिंग स्टेजिंग बोलते हैं। यानी कि अगर इसका बूस्टर लगा हुआ है, ये एक मिनट, इसका जो बूस्टर लगा हुआ है ये क्या करेगा, इधर साइड से स्टेजिंग करेगा। मैं आपको व्हाइट बोर्ड में सीधे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। देखिए ये मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक, इस रॉकेट में इस स्टेज को इस स्टेज से अलग करना है, तो इसको जब ये स्टेज अलग होकर सीधे नीचे आ जाता है, याद रखिएगा, ये स्टेज, यानी जो स्टेज आप लोग देख रहे हैं ये वाला स्टेज, ये स्टेज अगर अलग होकर सीधे नीचे आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल स्टेजिंग। क्या बोलेंगे, पैरेलल स्टेजिंग, ठीक है ना, इसको बोलेंगे पैरेलल स्टेजिंग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही रॉकेट, इसी रॉकेट में यदि कोई मान लीजिए कि इधर से लगा हुआ है, इधर से कोई बूस्टर लगा हुआ है, इसके साइड साइड में, इसके साइड साइड में बूस्टर लगा हुआ है, तो बूस्टर तो सीधे पैरेलल स्टेजिंग करेगा नहीं, ये क्या करेगा, इधर से थोड़ा सा अपना ईंधन फायर करके इधर जाएगा, इधर से ये ईंधन अपना फायर करके इधर जाएगा। तो जो इधर, यानी ये क्रॉसिंग हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, यानी इधर से ये जा रहा है, इधर से ये जा रहा है, यानी जो स्टेजिंग हो रहा है, इधर से ये स्टेज जा रहा है, इधर से ये स्टेज जा रहा है। जब दोनों स्टेज हो रहा है, यानी कि दोनों बगल से मुड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों क्रॉस बना रहे हैं, यानी ये इधर जाएगा तो ऐसे हो गया, ये इधर जा रहा है तो ऐसे हो गया, यानी क्रॉस स्टेजिंग बनाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस स्टेजिंग। तो आपको बता दें कि इसमें स्टेजिंग जो करने के लिए, हाँ एक मिनट, किसी का कोई मैसेज है जी, रुक जाओ देखते हैं। दोनों स्टेजों का उपयोग किया जाता है जी, दोनों स्टेजिंग का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि जो सोयूज रॉकेट है, आपको एक सेकंड, जो सोयूज रॉकेट है, सोयूज रॉकेट में किसका उपयोग किया जाता है, आपको बता रहा हूं, सोयूज रॉकेट जो है उसमें उसमें क्रॉस क्रॉस स्टेजिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, स्टेजिंग का। लेकिन उसके बाद अभी वो क्या कहते हैं, आप फाल्कन हैवी देखेंगे, चाहे फाल्कन 9, फाल्कन हैवी का याद रखिएगा, फाल्कन हैवी में भी उसमें क्या कहते हैं क्रॉस स्टेजिंग होता है, लेकिन फाल्कन 9 में पैरेलल स्टेजिंग होता है। पैरेलल स्टेजिंग क्रॉस स्टेजिंग से बहुत बेहतर होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपका रॉकेट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ एक बार, मान लीजिए आपका ये रॉकेट है, अगर क्रॉस स्टेजिंग करते वक्त मान लीजिए कि इसका फायर नहीं हुआ, इसी में भिड़ गया, तो पूरा का पूरा रॉकेट को बर्बाद कर देगा। लेकिन पैरेलल स्टेजिंग में क्या है, रॉकेट है, सीधे इसको छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे तो नीचे तक आराम से पैरेलल चला जाएगा, ऐसे नीचे नीचे चला जाएगा, रॉकेट से कोनो संपर्क ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये इंजन अपना ईंधन फायर करता है, इधर ईंधन जब इधर फायर करेगा तभी तो इधर जाएगा, जब इधर ईंधन फायर करता है तो बाई चांस अगर ईंधन फायर ना हुआ इसके में, मतलब कोई मतलब होल ही हो जाए इस रॉकेट में, तो क्या करेगा, पूरे के पूरे रॉकेट को बर्बाद कर देगा। तो सबसे बेहतरीन माना जाता है पैरेलल स्टेजिंग। मैं आपका वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, एक वीडियो है फाल्कन स्पेसएक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो इसमें पैरेलल स्टेजिंग में और क्रॉस स्टेजिंग में आप लोग को अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसमें पोजीशन को चेंज करने के लिए पोजीशन एक्सेलरेशन का उपयोग किया जाता है, यानी पैरेलल स्टेजिंग का उपयोग किया जाता है स्टेज को अलग करने के लिए। इसमें दो रेट्रो रॉकेट लगे हुए। रेट्रो रॉकेट क्या होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। रेट्रो रॉकेट देखिए, हाँ ये है रेट्रो रॉकेट, ये देखिए, ये रेट्रो रॉकेट लगे होते हैं इसके स्टेजिंग को अलग करने के लिए। छोटे छोटे थ्रस्टर, इसको थ्रस्टर कह सकते हो, सबसे बेहतरीन होगा।
क्योंकि थ्रस्टर को मतलब थ्रस्टर का मतलब होता है थ्रस्ट से अलग कर देना, ठीक है ना, इसको थ्रस्टर भी आप लोग कह सकते हो। तो इसका उपयोग किया जाता है इसमें, इसको इसके स्टेज को अलग करने के लिए। तो देखिए इसमें ये तो सेटेलाइट है कोई, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग बहुत ज्यादा है। इसमें कितना लगा है, इसमें 2 लगा हुआ है, इसमें 2 रेट्रो रॉकेट लगा हुआ है इसके स्टेज को अलग करने के लिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा सो ये बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। पहले मैं रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, तो इसलिए इसमें मैं आपको सीधे सिर्फ बताते जाऊंगा, आप लोग नोट करके रखे रहिए, जो क्वेश्चन होगा आपको आप मैं बता दूंगा। और ये रॉकेट क्या जाता है, जोड़ा जाता है, जो ढकेल कर PS1 से PS2 को अलग कर देता है और PS2 से PS3 को अलग कर देता है। याद रखिएगा, ये जो रॉकेट रेट्रो रॉकेट है सब, ये सारे स्टेजों में उपयोग करते हैं PSLV, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, चाहे सेकंड स्टेज हो, चाहे थर्ड और फोर्थ स्टेज हो। नहीं सॉरी, फोर्थ स्टेज में नहीं, थर्ड स्टेज में, केवल पहले दूसरे और तीसरे स्टेज में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। इसके दूसरे स्टेज में कुछ मात्रा में टेरिटोरियल टैंक लगाया जाता है, जो वाटर स्प्रे को छोड़ता है, जो विकास इंजन को गर्म गैसों को ठंडा करने में सहायक होता है। आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा उस पर चलिए। विकास इंजन देखिए, ये आपको बता दें कि इसके दूसरे स्टेज में कुछ मात्रा में ट्यूटोरियल टैंक रहता है। ट्यूटोरियल टैंक क्या करता है आपको बता रहा हूँ, ट्यूटोरियल टैंक, ट्यूटोरियल टैंक ट्यूटोरियल टैंक क्या करता है, इसके जो स्टेज है, इसके मतलब जो इंजन है विकास इंजन को, इसमें बहुत ज्यादा देखिए साइड में जो लगा हुआ है क्या करता है, छोड़ता है स्प्रे। इसमें देखिए कोई, इसमें देखिए ये छोटा छोटा लगा है साइड साइड में, ये सारा का सारा वही, ठीक है, छोटा छोटा पानी के मतलब कि फुहारे छोड़ता है, फुहारे से स्प्रे छोड़ता है, जिससे कि इसको गैस, इसका जो मतलब कि गैस जनरेटर है, मतलब गैस जनरेटर तो विकास इंजन को गर्म करने में मतलब कि ठंडा करने में ही मदद करता है। यानी कि मान लीजिए जब ये रॉकेट मतलब जब चल रहा है, इंजन चल रहा है, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। आपको बता दें कि इसका जो गैस जनरेटर है, यानी इसका जो ये वाला गैस जनरेटर है, ये लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। कितना, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। और इसी को ठंडा करने के लिए स्प्रे टर्बो पंप में प्रवेश करने से पहले ठंडा करता है। यानी कि जो ये है ना, कौन सा, ये जो गैस जनरेटर है, इसको टर्बो पंप में पहुंचने से पहले, यानी टर्बो पंप में ईंधन को पहुंचने से पहले इसको ठंडा करना जरूरी होता है, और ठंडा कर देता है। और इसमें पानी की टंकियों पर हीलियम द्वारा प्रेशराइज डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है। इसमें पानी की छोटी छोटी टंकियां लगाई जाती हैं इसको ठंडा करने के लिए, फुहारे छोड़ छोड़ के, ठीक है। तो उसके बाद हीलियम, जो टंकी, हीलियम की टंकी है, हीलियम आपको पता है वैसे पागल गैस है। हीलियम पागल गैस है, क्यों क्यों पागल है, कि बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है, यानी हमेशा घुसैले रहता है। तो हीलियम बहुत ज्यादा गर्म गैस होता है, इसी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है किसी टंकियों पे, और प्रेशर के द्वारा ही क्या कहते हैं कि वहां पे जा पाता है। चलिए, और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप सभी। चलिए, स्टेज 2 के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप सभी। कि ये PS3 है, PS3 यानी कि इसका नाम क्या है, PS3 याद रखिएगा, ये PSLV का तीसरा स्टेज है। और तीसरे स्टेज में एक बात, एक खासियत ये है इसका कि ये देखिए, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है सारे स्टेजों से। आप लोगों को सारा स्टेज देखेंगे तो थोड़ा सा दिखेगा अच्छे से, लेकिन ये स्टेज बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये इसका तीसरा स्टेज है, ठीक है ना। और ये तीसरा स्टेज है। इसमें आपको बता दें कि इसमें कितना फ्यूल भरा सकता है, इसमें लगभग 7 टन फ्यूल भरा सकता है, यानी एस्टिमेटेड 7 टन है। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दो टर्म में फ्यूल भरा सकता है। यानी लॉन्ग टर्म में लगभग 6.9 टन, लॉन्ग टर्म में 6.9 टन, और शॉर्ट टर्म में 7.7 टन इसमें फ्यूल भरा सकता है। तो आप लोगों का सवाल होगा कि सर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टन फ्यूल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब पेलोड की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये रॉकेट है, ये रॉकेट में अगर पेलोड ऊपर रखे रहे हो आप, पेलोड ऊपर रख रहे हो, तो पेलोड की मात्रा अधिक है। मान लीजिए आपके पास 17 से लेके 20 सेटेलाइट है, तो चलिए ठीक है, हल्का पेलोड है, कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसको भर दिया जा सकता है। जैसे कि जब लॉन्ग टर्म में भरा जाता है तो इसके पेलोड को कम कर दिया जाता है, यानी कि इसका जो साइज है ना, इसमें 6.9 टन फ्यूल भरा जाता है। लेकिन जब कम पेलोड रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 17 से लेके 19 सेटेलाइट है आपके पास, यानी शॉर्ट सेटेलाइट है, बहुत अधिक सेटेलाइट नहीं है, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म में फ्यूल भरेंगे, यानी कि लगभग 10.7 टन भरेंगे। यानी कम सेटेलाइट है तो कम फ्यूल भरेंगे, मतलब ज्यादा फ्यूल भरेंगे। क्यों, क्योंकि स्पीड, जब जितना स्पीड से आप रॉकेट को लॉन्च करके ऑर्बिट में स्थापित कर देंगे, ऑर्बिट में इंटीग्रेट कर देंगे, उतना बेहतर रहेगा। लेकिन वही अगर पेलोड की मात्रा आपकी बढ़ जाती है, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 30 से अधिक सेटेलाइट आ गए, 16 17 18 19 नहीं है, बल्कि 30 से अधिक सेटेलाइट अगर आपके पास आ गए,
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 से 30 जब सेटेलाइट आ जाएंगे तो इसके लिए हम लोग कम फ्यूल भरेंगे, यानी 6.9 टन फ्यूल भरा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर अधिक सेटेलाइट होंगी तो कम फ्यूल भरेंगे, उसको लॉन्ग टर्म फ्यूल बोलेंगे, ठीक है ना। और जब कम सेटेलाइट होंगे मतलब कम सेटेलाइट रहेंगे तो अधिक फ्यूल भरेंगे। जैसे जगह कम रहेगा तो क्या कहते हैं कि कम फ्यूल भरना पड़ेगा, यानी मान लीजिए कि सेटेलाइट ही सबसे ज्यादा जगह ले लेंगे तो कम फ्यूल आपको मजबूरन डालना पड़ेगा। लेकिन यही अगर कम सेटेलाइट रहेंगे तो आप ज्यादा फ्यूल भर सकते हो। तो कहोगे सब तो ज्यादा फ्यूल भरने की आवश्यकता क्यों क्यों है, जब कम ही फ्यूल में काम चल रहा है तो इसलिए भरने की जरूरत है कि आपका रॉकेट का स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगा, वो आपको सेटेलाइट को स्पीड से ऊपर लेके जाएगा। इसीलिए ज्यादा फ्यूल भरा जाता है अगर कम सेटेलाइट रहते हैं तो, अगर ज्यादा सेटेलाइट होते हैं तो कम फ्यूल भरा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बता दें कि इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है, और सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाता है जिसमें अधिकतम इसका अगर आप थ्रस्ट देखेंगे तो लगभग 240 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। ये जो थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज कितना किलो जनरेट करता है, 240 किलो न्यूटन थ्रस्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें एक केलोवर पोलेमाइड फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है नोजल। इसका जो नोजल है ना, नोजल मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसका ये जो नोजल है, इसके नोजल में किसका उपयोग किया जाता है, केविलर केविलर पोलेमाइड फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी से ये नोजल बनाया था। फाइबर का मतलब आप लोग कहोगे प्लास्टिक है सर, तो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें केविलर को मिलाया जाता है। अब केविलर मिलाने से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। आज ज्यादा देर तक बर्न करना रहता है, ज्यादा देर जैसे सोलर प्रोपेलेंट तक ज्यादा देर तक बर्न नहीं करेगा, कम ही देर तक बर्न करेगा। और इसमें जो फाइबर बेयरिंग होता है, फिक्स बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें जो ये है ना, ये वाला एरिया, तो इसमें जो बेयरिंग लगता है क्यों, क्योंकि इसको थ्रोटल करने के लिए, यानी कि इधर उधर घुमाने के लिए, ठीक है। तो इसमें फिक्स बेयरिंग लगा होता है। और सील गिम्बल नोजल, यानी कि जो नोजल है ना, इसको एकदम बिल्कुल सील कर दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत मतलब कोई भी मतलब वो नहीं होता है, थोड़ा सा जैमिंग नहीं रहता है। मान लीजिए कई सारे नोजल होते हैं जिसमें एक्चुएटर लगाया जाता है उसको घुमाने के लिए, लेकिन में एक्चुएटर नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसमें क्या फिक्स बेयरिंग लगा देता है और इसको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स माने इसमें इसको आप बार बार इधर उधर घुमा नहीं सकते इसको। इसमें आपको बता दें कि ये लगभग +2 डिग्री तक ये +2 डिग्री तक ये गिम्बल कर सकता है, यानी इधर से +2 और इधर से +2, यानी +-2 यानी ऊपर नीचे ऐसे से गिम्बल कर सकता है। यानी कि लगभग इधर इधर 2 डिग्री तक जा सकता है, 2 डिग्री तक इधर जा सकता है। और डिग्री का मतलब आपको पता होगा घुमाओ, यानी कि इतने कोण का घुमाव इस पे रहेगा, उसी को हम लोग डिग्री कोण बोलेंगे। लगभग हमको लगता है एंगल के बारे में आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो ये इसमें +2 डिग्री तक थ्रस्ट वेक्टर का उपयोग होता है, यानी +2 डिग्री तक ये मतलब अपने थ्रस्ट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, नोजल को घुमा सकता है। और इसमें याक कंट्रोल देता है। याक कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ज्यादा कंट्रोल नहीं देता याक कंट्रोल। सर इसमें फ्यूल काम कैसे करता है बता रहा हूँ जी, प्रखर कैसे काम करता है फ्यूल आपको बता रहा हूँ एक मिनट, ठीक। पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद सुन लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, बाद में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं आपको पूरा डेडिकेटेड टाइम दे रहा हूँ। और आपको बता दें कि इसमें थ्रस्ट वेक्टर का उपयोग किया गया है, जो कि कंट्रोल मतलब या कंट्रोल देता है। रोल कंट्रोल को चौथे स्टेज में लगाया गया। याद रखिए इसमें या कंट्रोल है, या कंट्रोल, रोल कंट्रोल, 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक या कंट्रोल होता है, एक रोल कंट्रोल होता है, फिर HRCM हॉट गैस कंट्रोल सिस्टम होता है, फिर SITVC कंट्रोल सिस्टम होता है, फिर RCT कंट्रोल सिस्टम होता है, इंजन गिम्बल कंट्रोल सिस्टम होता है, नोज फ्लेक्स कंट्रोल सिस्टम होता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, नोजल फ्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसे RCS कहते हैं। तो इसमें रिएक्शन कंट्रोल से प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसे जो थ्रस्ट को नियंत्रण देता है, यानी जो रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये थ्रस्ट को नियंत्रण देता है, इसी को रोल कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें PS4 में इसका उपयोग होता है, जो PS3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था PS3 के बारे में, थर्ड स्टेज के बारे में कुछ नॉलेज था। और आप सभी का कोई क्वेश्चन हो यदि बारे में तो आप सभी पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है थर्ड स्टेज के बारे में? फोर्थ स्टेज के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फोर्थ स्टेज में आपको मैं बता दूं कि इसमें जो होता है एमोनियन का उपयोग किया जाता है ऑक्सीडाइजर के रूप में। एमोनियन का मतलब पूरा नाम है इसका मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें इसका उपयोग होता है किसके, ऑक्सीडाइजर के रूप में, यानी ऑक्सीजन के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर उसके बाद MMH का उपयोग फ्यूल के रूप में, यानी मोनो मिथाइल हाइड्रोजन का उपयोग इसमें होता है फ्यूल के रूप में, ठीक है।
तो इस दोनों को मिला के बनता है इस रॉकेट में। ये सॉलिड फ्यूल है, आपको बता दें ये सॉलिड फ्यूल है। ये सॉलिड नहीं, सॉरी, ये लिक्विड है, सॉरी लिक्विड है। दोनों का दोनों फ्यूल कौन सा है? लिक्विड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये लगभग 7 पॉइंट इंजन है, लगभग 7.4, एक मिनट, 7.4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है एक इंजन इसका। इसमें लगभग कितने इंजन लगे हुए हैं? 2 इंजन, यानी दोनों मिलाकर लगभग 15 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये थ्रस्ट था, थ्रस्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बता दें, इसमें लगभग +3 ±3 डिग्री तक ये लगभग गिम्बल कर सकता है, यानी +-3 डिग्री तक ये लगभग अपने आप को मतलब कि थ्रोटल मतलब कि इंजन नोजल को इधर उधर घुमा सकता है। अब आपको बता दें कि इस स्टेज में प्रेशर के लिए हीलियम का उपयोग किया गया है, यानी प्रेशर देने के लिए जो घुमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम का। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, हीलियम बहुत ज्यादा गर्म गैस है। आइए घुमाने के यानी प्रेशर देने के लिए बहुत अच्छी गैस मानी जाती है, तो इसका उपयोग प्रेशर देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको कंट्रोल किए आरसीएस यानी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का मतलब यही होता है कि मतलब प्रेशर जाएगा उसमें, इसके इंजन में, अब प्रेशर जाने के बाद प्रेशर क्रिएट होगा, तो फिर उसके बाद से वो मतलब कि गिम्बल करेगा और नोजल घूमेगा। ठीक है, अब इसमें लगभग 2.5 टन 2.5 टन इसमें पेलोड भरा जा सकता है। और पीएसएलवी एक्सएल में, इसमें पीएसएलवी एक्सएल में कितना फ्यूल भरा सकता है? ये जो पीएसएलवी एक्सएल में कितना फ्यूल भरा सकता है? पीएसएलवी एक्सएल और पीएसएलवी के जितने वेरिएंट हैं उसमें लगभग 2.5 टन तक इसमें फ्यूल भरा सकता है, सबसे अपर स्टेज में, सबसे ऊपर वाले स्टेज में। लेकिन वहीं अगर इसमें जो सीए वेरिएंट है, इसका सीए का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइए आप सभी, सीए का मतलब क्या होता है? पीएसएलवी सीए का मतलब, जो सीए वेरिएंट है उसमें लगभग 2.1 टन फ्यूल भरा जा सकता है। कमेंट करके आप सही बताइए सीए का मतलब क्या हुआ? हाँ बहुत अच्छा, कोरेलॉन। ठीक है, हमको लगा भूल गए हो आप लोग, याद है, अच्छी बात है, हर चीज को याद रखिए। इसमें लगभग 2.1 टन फ्यूल भरा जाता था, किसमें? इसके सीए वाले वेरिएंट में 2.1 टन भरा सकता है। आपको सीए में बता दें कि सीए में कोई बूस्टर नहीं है, ये बहुत ही हल्का वेरिएंट है पीएसएलवी का, सबसे हल्का नहीं है लेकिन फिर भी हल्का है। ठीक है, फिर ये इसका जो पीएसएलवी C29, आपको इसके बारे में एक चीज और बता देते हैं। पीएसएलवी C29 इसका रॉकेट था, इसमें पहली बार टेलोस-1 मिशन के तहत इसमें इसके फोर्थ स्टेज में पहली बार रीइग्नाइट कैपेबिलिटी को पहली बार हासिल किया गया। इसी ये रॉकेट मल्टी ऑर्बिट्स में सैटेलाइट लॉन्च रख सकता था। आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये कि पीएसएलवी C29 के रॉकेट के जरिए सबसे पहली बार इसमें इसका उपयोग किया गया री सिस्टम का। सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि इग्निशन सिस्टम क्या होता है। रॉकेट में मान लीजिए फ्यूल है, ऑक्सीडाइजर है, दोनों को मिक्स करने के बाद उसको जलाना भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए गैस है, तो गैस जलाने के लिए आप लोगों को लाइटर या फिर माचिस की जरूरत होती है। उसी प्रकार रॉकेट में ये इग्नाइटर को माचिस आप कह सकते हो, यानी कि जलाने के लिए इसमें इग्नाइटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत कम ही ऐसे रॉकेट है जो री इग्नाइट कर पाते हैं, जिसमें फाल्कन 9 सबसे ऊपर है। फाल्कन 9 को जितना बार मन कर उतना बार इग्नाइटर को नो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पीएसएलवी था, पीएसएलवी में पहले ये दिक्कत थी कि पहले इसमें रीइग्नाइट नहीं हो पाता था। पीएसएलवी C29 जो रॉकेट है, इससे पहले ये कैपेबिलिटी नहीं थी, यानी कि बाकी के जितने आप लोगों को 28-29 लॉन्च हुए हैं, 28 लॉन्च हुए हैं, उसमें पीएसएलवी को कहीं एक भी बार रीइग्नाइट नहीं करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन इसको पीएसएलवी C29 को 29 को जब लॉन्च किया गया, इस कैपेबिलिटी को भी हासिल कर लिया गया, और इससे ये मल्टी ऑर्बिट में सैटेलाइटों को रोक सकता था। मल्टी ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक मतलब कि आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, तो आप मान लो एक सैटेलाइट लियो में रखना है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे मान लीजिए कि लगभग 400 किलोमीटर जा रहे हो आप ऊपर, तो लियो है, तो लियो में आपको एक सैटेलाइट रखना है। जैसे सीधे जा रहे हो तो फिर इधर घूम के आपको रखना पड़ेगा सैटेलाइट को उसका स्थान पर। मान लीजिए सैटेलाइट को यहाँ रखना है, इधर घूमोगे, फिर यहाँ पे लेकर सैटेलाइट को रखोगे, आपका रॉकेट रखेगा। फिर मान लीजिए आपको इधर जाना है एसएसओ में, इस साइड में, तो क्या करोगे? तो फिर आपसे इधर जाओगे, इधर से यहाँ से मान लीजिए रॉकेट जब यहाँ पे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे जा रहा है, तो फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आने के बाद फिर से आपको रॉकेट को रीइग्नाइट करना पड़ेगा, फिर से रॉकेट को इंजन को चालू करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो स्लो किए अपने रफ्तार को, रॉकेट की रफ्तार को, स्लो करने के बाद इंजन बंद करेंगे तभी तो उसका रफ्तार स्लो होगा। जब इंजन बंद करेंगे तो रफ्तार स्लो होगा। फिर यहाँ पे आप सैटेलाइट एक सैटेलाइट को रखे, फिर एक और सैटेलाइट है जिसको आपको एसएसओ में रखना है,
जब एक सैटेलाइट को सक्सेसफुल में रखना है तो फिर यहाँ से आप लोग अपना प्री इंजन बंद करोगे और ले आके यहाँ पे स्थापित करोगे। ये तभी होगा जब आपके पास री इग्निशन सिस्टम के वाली कैपेबिलिटी होगी। इसी कैपेबिलिटी को PSLV-C 29 रॉकेट के जरिए हासिल किया गया। ठीक है, जिससे कि ये रॉकेट मल्टी ऑर्बिट में सैटेलाइटों को रख सकता था। और आपको आगे हम बता रहे हैं PSLV स्टेज ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कि जो PSLV का S4 स्टेज है, PS4 स्टेज है, ये ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म कैसे बना। ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि ऑर्बिट में कैसे गया ये पहले। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपसे को बता रहे हैं। जाहिद अभी तक कहाँ थे जी? ऐसे क्लास बीच में ज्वाइन करेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको? चलिए PS4 के बारे में आपको बता दें कि जो PS4 है ये अपने पेलोड को AM को PSLV-C8 तथा रूबिन 9.1 और 9.2 को PSLV-C14 के जरिए। सॉरी से मतलब नहीं चलेगा भाई, आपको आएगा नहीं तो मैं क्या करूंगा इतना पढ़ा के। इतना मेहनत करने का क्या फायदा जब आप लोगों को बीच बीच में क्लास ज्वाइन कर रहे हो। डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, अच्छे से क्लास में पढ़िए। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अगर अच्छा नहीं लगता है पढ़ाने में, कोई ऐसा लग रहा है कि सर मतलब कि आप मतलब थोड़ा तेज बोल रहे हैं, चाहे क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत फास्ट बढ़ा रहे हैं, तब लोग बताइए, हमारी कमियों को बताएंगे तभी हम उसको दूर करेंगे। चलिए आपको बता दें कि इसमें जो सबसे पहले PSLV-C8 को लॉन्च किया गया, तो उसमें एक सैटेलाइट को रखा गया जिसका नाम था रूबिन 9.1। ये क्या, जब C8 को लॉन्च किया गया तो इसमें रूबिन नाम का सैटेलाइट को रखा गया। रूबिन 9.1 और 9.2 ये दो सैटेलाइटों को इसमें रखा गया। और C14 के जरिए, फिर इसके बाद से C14 रॉकेट के जरिए MRNS को PSLV-C11 मिशन के लॉन्ग टर्म के उपयोग के लिए तैयार कर दिया गया। यानी अब सोचा गया कि PSLV जब 21 बार लॉन्च हुआ, यानी कि PSLV-C21 को जब लॉन्च किया गया तब पूरे इसरो को पूरा मतलब ये हो चुका था कि अब इस रॉकेट को हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, बहुत ज्यादा दिन तक इस रॉकेट को यूज करेंगे, क्योंकि ये रॉकेट मतलब फेल नहीं हो रहा था उतना। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इसको क्या किया, और ज्यादा टेस्ट करना शुरू कर दिया और इसके नए नए वेरिएंट बनाना शुरू कर दिए। और MRNS को PSLV-C11 मिशन के बाद लॉन्ग टर्म के लिए उपयोग किया गया। और PSLV-4 को PSLV-OP को यानी ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म को अपने इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को टर्मिनेटेड रॉकेट डेटा स्टोरेज एंड होस्ट पेलोड को कंट्रोल करना था। यानी कंट्रोल करने के लिए, यानी जितना भी आप टेलीमेट्री पैकेट या डेटा स्टोरेज इन सबको कंट्रोल करने के लिए इनको थ्रॉटल चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि एक बिजली की आपूर्ति मतलब इनको करनी थी। यानी कि आप कहोगे सर इसमें बिजली कहाँ से आ गया, तो ये जो आपको जो सबसे ऊपर वाला स्टेज है ऊपर वाले स्टेज को जाके अलग अलग जगह पे सैटेलाइटों को रखना पड़ता है ऑर्बिट में। तो सैटेलाइटों को रखने के लिए इनमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। जैसे आप लोग देखेंगे अभी सोयूज कैप्सूल के बाद, जो सोयूज कैप्सूल को आप लोग जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, उसके बगल में ऐसे सोयूज कैप्सूल है, उसके बगल में दो सोलर पैनल लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर, ये गोलता है लगभग। तो उसी प्रकार से ये क्या कहते हैं, इसमें भी लगाने का प्रयास किया गया। इसमें इस रॉकेट में PSLV के एक और वेरिएंट बनाया गया। इसके जो सबसे ऊपर वाला स्टेज है उसको एक नाम दिया गया, क्या PS4 अभी आप लोग सुन रहे थे, अब इसका नाम क्या दिया गया PS4OP। OP का मतलब होता है ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। तो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म का मतलब है कि इसको मतलब अलग अलग ऑर्बिट में जाके सैटेलाइट को रख सके। PSLV-C37 और C38 मिशन के बाद PS4 को डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में रखा गया। यानी इसके जो ये कैपेबिलिटी थी, यानी जो सोलर पैनल वाली कैपेबिलिटी थे, उसको ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन मतलब इसका टेस्ट करना शुरू कर दिए। और ये इसमें मतलब ऐसा बनाया जा रहा था इसको कि ये मतलब स्पेसक्राफ्ट को भी लेके जा सके। PSLV-C44 के पहली बार कंपेरिजन में PS4 के फंक्शन को ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के छोटे समय के लिए इसमें ऑनबोर्ड पावर जनरेशन की कोई जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत को ही हटा दिया गया। और उसके बाद से PSLV-C45 को कलाम सेट V2 रॉकेट को जब फिक्स पेलोड में एक बार क्यूब सेट, यानी कि जब ये क्यूब सेट को लॉन्च किया, क्यूब सेट का मतलब आप लोग को पता है, चलिए बताइए कमेंट करके क्यूब सेट क्या होता है, जो लोग को पता हो बताइए क्यूब सेट क्या होता है। चलिए ठीक है, फास्ट हो रहा है। छोटे सैटेलाइट होते हैं। कितना किलोग्राम के सैटेलाइट को क्यूब सेट बोल सकते हैं? कितने किलोग्राम के सैटेलाइट को क्यूब सेट बोल सकते हैं, बताइए, किसी को पता हो तो बताइए।
नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कलाम सेट नाम का एक सैटेलाइट था, आपको पता होगा कि इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस किड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कलाम सेट V2 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया। जो कलाम सेट V2 V2 सैटेलाइट जब लॉन्च हुआ था तो वो क्यूब सेट था एक, और उसको किड्स इंडिया ने बनाया था। किसने बनाया था? स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया था और उसको PSLV C-45 रॉकेट के C-44 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। और ये इंटर ऑर्बिटल सिस्टम के रूप में विकसित किया गया था। इंटर ऑर्बिटल सिस्टम एक अलग होता है, यानी कि ऑर्बिटल में, यानी कि ऑर्बिटल के थोड़ा सा ऊपर इसको लॉन्च किया गया था इंटर ऑर्बिटल सिस्टम के में। बता दें कि इसमें ऑनबोर्ड पावर जनरेशन की कोई जरूरत नहीं थी, कि मतलब इसमें सोलर पैनल लगा के इसके ऑनबोर्ड पावर की जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इतना सारा क्लियर हुआ आप सभी को। और आपको बता दें कि PSLV C-45 45 रॉकेट को फोर्थ स्टेज में ऑन पावर जनरेशन कैपेबिलिटी को आर्गुमेंट के लिए सोलर सेल्स को PSL4 प्रोपेलेंट टैंक के पास लगाया गया था। आपको बता दें कि जो सबसे आखिरी बार जो PSLV4 को मतलब PSLV C-44 क्या हुआ 1.3 का सैटेलाइट को क्यूबसेट सैटेलाइट कहते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताते हैं हम आपको। ये जो PSLV का जो ये वेरिएंट था उसके क्या कहते हैं, जो फोर्थ स्टेज का फ्यूल टैंक था उसके बगल में क्या कर दिया गया, इसके बगल में छोटे छोटे सोलर पैनल लगा दिए गए इसको पावर देने के लिए, ठीक है ना, ताकि मल्टी मिशन को पूरा कर सके। अब आपको हम बताते हैं इसके पेलोड फायरिंग के बारे में। आज PSLV रॉकेट को लगभग खत्म ही कर दिया जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, बस ये आखिरी चल रहा है। तो इसके पेलोड फायरिंग के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसमें हीट शील्ड का वजन लगभग 1100 में, इसका हीट शील्ड का वजन कितना था, 1182 किलोग्राम के आसपास था इसका हीट शील्ड का वजन। इसका जो डायमीटर था इसके पूरे पेलोड फेरिंग का लगभग 3.2 मीटर था। इसमें एग्रोइड तथा 7.7 एल्यूमिनियम एलॉय का उपयोग किया गया था, जो लगभग 3 मिलीमीटर में आपको अभी बता रहा हूँ। ये क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। ये आप लोग जो देख रहे हो इसी का नाम है एरोग्राइड। एरोग्राइड का उपयोग किया जाता है। एरोग्राइड देखिए पेलोड फेरिंग ये बना रहे हैं, जो आप लोग को महाशय देख रहे हैं ना, ये पेलोड फेरिंग ये बना रहे हैं एरोग्राइड, जिसमें 075 एक एल्यूमिनियम एलिमेंट का नाम है। एल्यूमिनियम एलॉय का प्रयोग मीटर लगभग 3 मिलीमीटर मोटा ये परत होती है, ठीक है। मोटी स्टील की परत पर इसको लगाया जाता है। फेरिंग को अलग करने के लिए एक और चीज का उपयोग किया जाता है। ये तो आप लोग को बता रहे हैं कि फेरिंग के इसके अंदर की क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं। अंदर क्या लगाया जाता है? एरोग्राइड, याद रखिएगा, एसोग्राइड, एरोग्राइड मैं बोल रहा हूँ, एसोग्राइड। एसोग्राइड का उपयोग उसके पेलोड फायरिंग के रूप में उपयोग होता है, ठीक है ना। इसको जितना हो सके आप लोग छापने का जितना हो सके उतना माइंड में रखिएगा, ठीक है। और आपको आगे मैं बता दूं, ये आप लोग जो देख रहे हो ये कोई कमेंट करके बता सकता है ये क्या है? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए, ये क्या है? किसी को पता है ये? किसी को पता हो तो बताओ कमेंट करके। मैं बता रहा हूँ क्या है। ये पेलोड फायरिंग को अलग करने के लिए, आप लोग को पता होगा पेलोड फायरिंग 2 पार्टों से मिलकर बनी होती है। यानी जैसे कि पेलोड फायरिंग ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये है, ये मान लीजिए पेलोड फायरिंग है, तो इसको बीच से वैसे फाड़ दीजिए। यानी इसका पेलोड फायरिंग को 2 तरह से, यानी एक हिस्सा इधर का हो गया, एक हिस्सा इधर का हो गया। तो पेलोड फायरिंग को अंतरिक्ष में आप लेके जाओगे इसको, मान लीजिए इसको हटाना भी तो है, इसको हटाना भी तो है, नहीं तो सैटेलाइट को कैसे हट के लेके गए हो इधर से, ढक्कन बंद करके लेके गए हो, अगर जब इसका ढक्कन खोलोगे नहीं तो सैटेलाइट को कैसे रखोगे? तो इसी ढक्कन को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटाइट चाइनाइट डिवाइस लगाया जाता है। पैरोटेनिक डिवाइस क्या करता है, देखिए ये आप लोग को, ये जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही है पैरोटेनिक डिवाइस, ठीक है ना। यही पैरोटेनिक डिवाइस है जो कि मतलब कि इसको दोनों फायरिंग को अलग करता है। देखिए अब आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ पे ये थ्रस्ट इधर फेंक रहा है, इधर ये थ्रस्ट इधर फेंक रहा है। इससे क्या होगा, दोनों का ढक्कन एक इधर का इधर चला जाएगा और इधर का ये ढक्कन इधर चला जाएगा, ठीक है।
और इसमें आपको बता दें कि इसी से यही जो है, यही एलिमेंट है जो कि उसको अलग करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बता दे रहा हूँ, प्रोटे चाइनीज डिवाइस, याद रखिएगा। ठीक है। भी रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और आपको बता दूं कि 2021 तक, यानी अब तक इसको 53 बार लॉन्च किया जा सकता है, 53 बार लॉन्च किया चुका है, जिसमें लगभग 15 बार ये 50 बार ये सक्सेसफुल लॉन्च इसका हुआ है, लगभग 2 बार 3 बार फेल हो चुका है। इसका पहला उड़ान यानी पीएसएलवी जी का पहला उड़ान 1993 में हुआ था, पीएसएलवी सीए का 2007 में हुआ था, पीएसएलवी एक्सएल का 2008 में हुआ था, पीएसएलवी डीएल का और पीएसएलवी क्यूएल का जनवरी 2019 में इसका उड़ान हुआ था डीएल का, अप्रैल 2019 में क्यूएल का उड़ान हुआ था। और आखिरी बार उड़ान की बात किया है तो पीएसएलवी जी का आखिरी बार 2016 में उड़ाया गया था, पीएसएलवी सी को आखिरी बार 2019 में उड़ाया गया था, पीएसएलवी एक्सएल पीएसएलवी डीएल को 2021 में आखिरी बार उड़ाया गया, जबकि पीएसएलवी क्यूएल को आखिरी बार 2019 में उड़ाया गया। इसके नोटेबल पेलोड की बात करें कि कौन कौन सा मिशन को कर चुका है, तो इसमें चंद्रयान 1, मंगलयान 1, एस्ट्रोसेट, SRE-1 नाविक, ये सारे मिशन ये कर चुका है। इसमें 6 बूस्टर लगाए जा रहे हैं और 6 बूस्टर में प्रत्येक बूस्टर का थ्रस्ट लगभग 510 किलो न्यूटन है। इसका स्पेसिफिक इंपल्स लगभग 2.57 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है। इसमें लगभग फ्यूल क्रूम में HTPV का उपयोग होता है और पीएसएलवी एक्सएल क्यूएल और डीएल में AS12 मोटर का इस्तेमाल होता है। सब चीजें आप लोगों को पहले ही पढ़ाई जा चुकी हैं। इसमें पीएसएलवी एक्सएल में 6 बूस्टर, पीएसएलवी क्यूएल में 4 बूस्टर, पीएसएलवी डीएल में 2 बूस्टर का उपयोग होता है। इसका लंबाई लगभग 12 मीटर है और डायमीटर 1 मीटर है। इसका प्रोपेलेंट मास लगभग 12.2 टन है। इसका टोटल थ्रस्ट पीएसएलवी एक्सएल का 4221 किलो न्यूटन है, पीएसएलवी क्यूएल का टोटल थ्रस्ट 2814 किलो न्यूटन है और पीएसएलवी डीएल का कुल थ्रस्ट 1407 किलो न्यूटन है। इसका स्पेसिफिक इंपल्स की बात किया जाए तो इसका स्पेसिफिक इंपल्स लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होगा और इसमें जो फ्यूल उपयोग होता है वो HTPV का उपयोग होता है, यानी कि हाइड्रोक्सीन टर्मिनेटेड पोलर ब्यूटाडाइन का उपयोग इसमें होता है। इसके फर्स्ट स्टेज की बात किया जाए तो फर्स्ट स्टेज की लंबाई 20 मीटर है। एक 1,38,200 किलो चार 4,008 सेकेंड है। यानी अंतरिक्ष में इसका स्पेसिफिक 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। आगे इसकी बात करें, इसमें फ्यूल किसका उपयोग होता है, इसमें HTPV का उपयोग होता है। ये लगभग 110 सेकेंड तक चलता है। इसमें इसका सेकेंड स्टेज की बात किया जाए तो सेकेंड स्टेज का लंबाई लगभग 12.8 मीटर है, इसका डायमीटर 2.8 मीटर है, इसका प्रोपेलेंट मास लगभग 42 टन है। इसमें एक विकास इंजन का उपयोग होता है, इसका थ्रस्ट लगभग 803 किलो न्यूटन है। इसका स्पेसिफिक इंपल्स 2.87 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका बर्न टाइम 133 सेकेंड है। इसमें हाइड्रोजन टेट्राऑक्साइड का उपयोग होता है, DMH का। और इसका थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में 3.6 मीटर लंबा है और इसका डायमीटर यानी इसकी मोटाई 2 मीटर है। इसमें लगभग 7.6 टन तक फ्यूल भरा जा सकता है। इसमें एस का उपयोग होता है थर्ड स्टेज में। इसका थ्रस्ट लगभग 240 किलो न्यूटन है। इसका स्पेसिफिक 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका बर्न टाइम लगभग 86 सेकेंड। में जो फ्यूल है उसमें HTPV का उपयोग होता है। इसके फोर्थ स्टेज की बात की जाए, फोर्थ स्टेज यानी सबसे ऊपर वाले स्टेज की बात की जाए, इसके फोर्थ स्टेज यानी सबसे ऊपर वाले स्टेज में 3 मीटर लंबा है, तो सबसे ऊपर वाला स्टेज यानी ये वाला। फिर उसके बाद इसमें डायमीटर इस पर लगभग 1.3 मीटर है, इसका मोटाई लगभग 1.3 मीटर है। इसमें लगभग 2.5 टन तक पेलोड भरा सकता है, मतलब फ्यूल भरा जा सकता है। इसमें दो, याद रखिएगा, इसमें दो L225 इंजन का उपयोग होता है। इसका थ्रस्ट की बात की जाए तो इसका थ्रस्ट लगभग 14 किलो न्यूटन है, दोनों इंजन का मिला के। एक इंजन का 7.6 किलो न्यूटन और दूसरे का 7.6 किलो न्यूटन। फिर इसका स्पेसिफिक इंपल्स की बात की जाए तो लगभग 3.03 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसकी बर्न टाइम सबसे अधिक है। इसका बर्न टाइम लगभग इसको मतलब कितना देर तक जलाया जा सकता है, इसको लगभग 425 सेकंड तक जलाया जा सकता है।
और इसमें एमएमएच और एमओएन का फ्यूल के रूप में उपयोग होता है। और आपको बता दें कि कितनी बार किसका लॉन्च हुआ, तो पीएसएलवी को पीएसएलवी को 12 बार लॉन्च किया चुका है, जिसमें से 10 बार सक्सेस हुआ है, 1 बार फेल हुआ है। सीए को 14 बार लॉन्च किया चुका है, जिसमें 14 बार सक्सेसफुल रहा है। फिर पीएसएलवी एक्सेल को, यानी ये वाला वेरिएंट पीएसएलवी एक्सेल को लगभग 22 बार लॉन्च किया है, तो सबसे अधिक बार इसी को लॉन्च किया गया है, जिसमें से सिर्फ ये 1 बार फेल हुआ है और लगभग 21 बार सक्सेसफुल रहा है। पीएसएलवी डीएल को लगभग 3 बार लॉन्च किया गया है और तीनों बार ये सक्सेसफुल हुआ है। और पीएसएलवी क्यूएल को 2 बार लॉन्च किया गया और दोनों बार ये सक्सेसफुल रहा है। और टोटल आपको पता ही है कि लगभग 50 बार लॉन्च किया है, 53 बार लॉन्च किया है, जिसमें 50 बार ये सक्सेसफुल रहा है। तो चलिए, आप सभी का और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे संबंध में?